हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों 2024 से 2013 तक के जो क्वेश्चंस की मेंस के जो PYQ है वो चल रही है पॉलिटी के। तो हम 2024, 23 और 22 के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। ये सीरीज 2013 तक के क्वेश्चंस तक चलेगी, तो आप लोगों को डेली आंसर राइटिंग करनी होगी, है ना। तो फटाफट चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। प्रश्न आपके सामने है, राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक शर्तों पर चर्चा कीजिए। यानी पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन का, राज्यपाल की विधायी शक्तियां और राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां हैं उनके प्रयोग के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, तो वो शर्तें हमें यहाँ पे बतानी पड़ेंगी। सेकंड पार्ट पूछा है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों को विधानमंडल के समक्ष रखे बिना उन्हें पुनः प्रख्यापित, यानी अध्यादेशों को राज्यपाल विधानमंडल के जो समक्ष रखे बिना पुनः पारित करने की जो वैधानिकता है उस पर चर्चा करें। और जब हम वैधानिकता पर चर्चा करेंगे तो हमें कुछ केस लॉज के बारे में यदि हम जिक्र कर देंगे तो हमारा आंसर ज्यादा बेहतर माना जाएगा। यदि इसके फ्रेमवर्क की बात करें तो सबसे पहले हम परिचय की बात करेंगे। उसके बाद यदि मेन बॉडी की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में हम विधायी शक्तियों के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं ये बताएंगे। और सेकंड पार्ट में जो बिना विधानमंडल के समक्ष रखे जो पुनः प्रख्यापित कर दिया जाता है अध्यादेशों की, उसकी वैधानिकता क्या है, इससे संबंधित हम आर्टिकल्स का जिक्र कर दें, है ना। साथ ही हम केसेस का जिक्र कर दें, कुछ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तो, और फाइनली हम निष्कर्ष लिखेंगे। इतना करेंगे तो हम क्वेश्चन की डिमांड को पूरा कर देंगे। सबसे पहले यदि हम परिचय की बात करें तो हम बात कर सकते हैं भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार भारत के राज्य के राज्यपाल को कुछ विधायी शक्तियां प्रदान की गई हैं। हालांकि ये शक्तियां कुछ शर्तों और सीमाओं के अधीन हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली विद्यमान है और संसदीय प्रणाली केंद्र और राज्य दोनों जगह हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे राज्यपाल नाम मात्र के प्रधान और जो मुख्यमंत्री होते हैं वो किसी भी राज्य के वास्तविक प्रधान होते हैं। राज्यपाल को कुछ विधायी शक्तियां दी गई हैं, लेकिन ये विधायी शक्तियां कुछ शर्तों और सीमाओं के अधीन होती हैं, है ना। तो विधायी शक्तियों के संदर्भ में राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक शर्तों और विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों को फिर से जारी करने की वैधता को समझना महत्वपूर्ण है ना। तो हमने बेसिकली दोनों बातें बताते हुए परिचय लिख दिया, ठीक है, राज्यपाल के संदर्भ में। सबसे पहले सॉरी, जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि विधायी शक्तियों के प्रयोग की शर्तें क्या हैं। विधायी शक्तियां हैं राज्यपाल को, लेकिन ये जो विधायी शक्तियां हैं हमने परिचय में भी बताया कि ये विधायी शक्तियां कुछ सीमाओं और कुछ शर्तों के अधीन है। तो क्या शर्तें हैं? सबसे पहली शर्त है मंत्री परिषद की सहमति। ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार जो राज्यपाल होते हैं वो केवल मंत्री परिषद की सलाह और सहायता से ही विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सहमति के बिना कोई विधायी कार्यवाही नहीं कर सकते, यानी मंत्री परिषद की सहमति जरूरी है, पहली शर्त। दूसरी शर्त, आपातकालीन स्थितियों में, विशेष तौर पे जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और किसी कारणवश, विशेष तौर पे हम कहें कि संवैधानिक तंत्र विफल होने की कंडीशन में यदि 356 लगता है तो आर्टिकल 356 के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग वो कर सकते हैं। इसे राष्ट्रपति शासन के तौर पे जाना जाता है। यहाँ पे राज्यपाल को विधायी शक्तियां मिल जाती हैं, बिना मंत्री परिषद की सलाह और सहायता के भी वो विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये अपवाद है, केवल आर्टिकल 356 लगेगा तब जाकर वो इन विधायी शक्तियों का प्रयोग बिना मंत्री परिषद की सहमति के कर पाएंगे, ठीक है। दो शर्तें। तीसरी कंडीशंस, अध्यादेश के विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 213
के अनुसार विधानमंडल के सत्र में न होने के चलते अध्यादेश जारी करके विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी जिस तरीके से राष्ट्रपति इसके तहत अध्यादेश जारी करने है, सेम उसी तरीके से राज्यपाल भी आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते यदि विधानमंडल में ना हो तो। हालांकि अध्यादेश को विधानमंडल के पुनः सत्र में आते ही स्वीकृति के लिए उसके समक्ष रखा जाना चाहिए। ये कंडीशन है कि जैसे ही विधानमंडल पुनः सत्र होगा विधानमंडल का, तो अध्यादेश को विधानमंडल की सहमति के लिए रखा जाएगा। ये हो गई कुछ शर्तें। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या पूछा था? अध्यादेशों को विधानमंडल के समक्ष रखे बिना उन्हें पुनः पारित करने की वैधता क्या है? क्या ये वैध तरीका है? तो यहां पे हम बताएंगे कि ये जो बिना विधानमंडल के समक्ष रखे पुनः जारी करना, ये संविधान की भावना के विरुद्ध है ना, जो विधायी निगरानी और लोकतांत्रिक शासन के महत्व पर जोर देता है। यानी ये वैधानिक नहीं है, ये संविधान की मूल धारणा के विरुद्ध है। अब ये कैसे विरुद्ध है? एक तो आर्टिकल 213(2) स्वयं इस बात को कहता है कि भाई जैसे ही विधानमंडल का पुनः सत्र होगा तो अध्यादेश विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा, है ना। दूसरा, यहाँ पे हम 2-3 वादों का जिक्र कर सकते हैं। सबसे पहला वाद यहाँ पे आता है डीसी वधवा। ध्यान रखिएगा, ये 1987 का काफी महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे बिना अध्यादेशों को जारी रखना असंवैधानिक है। न्यायालय ने यह स्पष्ट तौर पे कहा कि अध्यादेश बनाने की शक्ति एक अस्थायी उपचार है ना। ये केवल कुछ कंडीशंस में ही अध्यादेश लाया जा सकता है, यानी ये अस्थायी उपचार है। इसका उपयोग राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति के विकल्प के तौर पे नहीं किया जाना चाहिए। यानी ये जो डीसी वाधवावाद है, इसमें क्लियरली कह दिया गया कि बिना विधानमंडल के समक्ष रखे पुनः पारित करना एक तरीके से असंवैधानिक है। इसी तरीके से एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघवाद है 1997 का, इसमें भी साफ तौर पे कह दिया था कि विधानमंडल के समक्ष रखे बिना अध्यादेशों का पुनः प्रख्यान संविधान का उल्लंघन है और यह संविधान के अनुच्छेद 213(2) के विरुद्ध है ना। और साफ तौर पे न्यायालय ने कहा था कि यह संविधान के साथ धोखाधड़ी है, लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया का उल्लंघन है, ठीक है। और इसके साथ ही मतलब जो बिना विधानमंडल के समक्ष रखे हुए पुनः पारित करने के अध्यादेशों की जो राज्यपालों के द्वारा कई बार इस तरीके का दुरुपयोग किया जाता है शक्ति का, इसको असंवैधानिक करार दिया है, चाहे डीसी वाधवावाद हो, चाहे एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघवाद हो। साथ ही 2017 का एक कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य काफी महत्वपूर्ण वाद है। इसमें वाधवा फैसले को दोहराया और इस बात पर जोर दिया गया कि विधायी मंजूरी के बिना अध्यादेशों को फिर से जारी करना संविधान के साथ धोखाधड़ी है। यानी इस क्वेश्चन का जो सेकंड हाफ है, जो पूछा गया हमसे, तो हमने बता दिया, हमने आर्टिकल 213 का आधार देते हुए बता दिया, हमने कुछ वादों का जिक्र करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी देते हुए बता दिया। और इस वाद में भी न्यायालय ने माना था कि राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति का इस्तेमाल संयम से किया जाना चाहिए और केवल अंतिम उपाय के तौर पे ही किया जाना चाहिए, है ना, जब विधानमंडल सत्र में ना हो, है ना। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल की है, वो बेसिकली अस्थायी उपबंध है ना, उसे विधानमंडल की विधायी शक्ति से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, है ना। और निष्कर्ष के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि भारत में किसी राज्य का राज्यपाल कुछ शर्तों के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जैसे आर्टिकल 163 का जिक्र हमने किया, 356 का जिक्र हमने किया, 213 का जिक्र हमने किया। हालांकि राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों को विधायिका के समक्ष रखे बिना उन्हें फिर से जारी करने की जो वैधता है, वो संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे संविधान का उल्लंघन माना गया है। क्या था इस क्वेश्चन में? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। हाँ, हमें कुछ कुछ वादों की जानकारी, अब जैसे जिन वादों का जिक्र मैंने किया, ये आपके पास नोट्स में होने चाहिए, क्योंकि अध्यादेश एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनते हैं।
है ना, तो अध्यादेशों के ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो आपके पास 2-3 वादों का अगर बेस है, कम से कम हिंट करने के लिए आपके पास है, तो आपके आंसर की क्वालिटी इससे बढ़ेगी, है ना, आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। अब यदि इस क्वेश्चन पे फिर से आए, बताओ राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक शर्तों पर चर्चा कीजिए। तो आवश्यक शर्तें हमने बता दी बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों को विधानमंडल के समक्ष रखे बिना पुनः प्रख्यापित करने की वैधानिकता पर चर्चा करें। तो वैधानिकता भी बता दी कि भाई ये असंवैधानिक है 213 के तहत भी, और अलग अलग वादों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के तहत भी ये अवैधानिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं 3 जनवरी तक ये ऑफर वैलिड है। यदि एडमिशन लेना है तो फटाफट आप एडमिशन ले लीजिए। पीटी यदि 2025 में देना है तो सक्सेस इन प्रीलिम्स SIP प्रोग्राम से जरूर जुड़े। पीटी की बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कराई जा रही है। यदि 3 जनवरी तक एडमिशन लेंगे तो आपको बैच मात्र 4,999 में मिल जाएगा। कोड यूज करना होगा LDLIVE। इसके साथ ही जो फाउंडेशन बैच है 2026 या 27 में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, बेसिकली 2026 में अटेम्प्ट देना है, 27 में अटेम्प्ट देना है, तो आप P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। PT मेंस इंटरव्यू हर स्तर की प्रिपरेशन इस बैच में कराई जाएगी। 2026 का जो बैच है आपको अभी मात्र 26,999 में मिल रहा है और 27 का 32,999 में। 27 वालों के लिए 3 साल की वैलिडिटी है और 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। 3 जनवरी तक ऑफर वैलिड है। LD लाइव कोड के साथ स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न आपके सामने है, जबकि भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में, क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्ता के पक्ष में है, टिप्पणी कीजिए। क्या बोल रहा है कि जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं वो केंद्रीकरण के पक्ष में और जो क्षेत्रीय दल हैं वो राज्यों की स्वायत्ता के पक्ष में है। टिप्पणी कीजिए। तो आप टिप्पणी इसका परिचय, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले परिचय बता दोगे, उसके बाद जो राष्ट्रीय दल हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में क्यों है, केंद्रीकरण के पक्ष में क्यों है, सैंपल दे दोगे। और जो क्षेत्रीय दल हैं वो राज्य स्वायत्ता के पक्ष में, ये भी कुछ एग्जाम्पल दे दोगे। और फाइनली एक समावेशित निष्कर्ष लिख दोगे, आपके क्वेश्चन हो जाएगी। अब यदि हम परिचय की बात करें तो आप सीधे तौर पे बात कर सकते हो कि भारत में शासन की संघीय संरचना केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का एक नाजुक संतुलन है, शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्यों के मध्य। यह संतुलन अक्सर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की प्राथमिकताओं से प्रभावित होता है। जो केंद्रीय दल हैं यानी जो राष्ट्रीय दल हैं वो केंद्रीकरण के पक्षधर हमें प्रतीत होते हैं और जो क्षेत्रीय दल हैं वो राज्य स्वायत्ता की वकालत करते हैं। बिल्कुल बेसिक सी बता दी। उसके बाद राष्ट्रीय दल केंद्रीकरण के पक्ष में क्यों, तो सबसे पहला रीजन है राजनीतिक कारण, क्योंकि राष्ट्रीय दलों के पास एक बड़ा मतदाता आधार होता है, राष्ट्रीय उपस्थिति होती है, उन्हें क्षणिक हितों के बारे में नहीं सोचना होता है ना, क्षेत्रीय हितों के बारे में ना सोच के वो व्यापक राष्ट्रीय हितों के बारे में सोचते हैं और व्यापक राष्ट्रीय हितों के आधार पे ही वो अपने एजेंडा, अपनी प्राथमिकता तय करते हैं। और राष्ट्रीय दल विशेष तौर पे उन मुद्दों पे ध्यान केंद्रित करते हैं जो पूरे देश के लिए प्रासंगिक, जैसे पूरे देश की आर्थिक नीति क्या होगी, सुरक्षा नीति क्या होगी, विदेश नीति क्या होगी, एटसेट्रा। दूसरी ओर जो क्षेत्रीय दल हैं वो क्षणिक क्षेत्रीय मुद्दों पे उनके जो डिसीजन होंगे है ना, अपने राज्य, अपने क्षेत्र विशिष्ट के लिए वो ज्यादा सोचेंगे। इसलिए जो राष्ट्रीय दल हैं वो केंद्रीकरण के पक्ष में बातें करते हैं कि भाई केंद्रीकृत नीतियां होनी चाहिए, है ना। अब राजनीतिक कारण,
दूसरा वित्तीय कारण, राजनीतिक दल वित्तीय नियंत्रण के भी केंद्रीयकरण के पक्ष में होते हैं, यानी वार्षिक बजट का जो नियंत्रण है वो केंद्र के पक्ष में रहे। वित्त आयोग की सिफारिशों के माध्यम से ही केंद्र धन का वितरण राज्यों को करे और ये सिफारिशें भी बाध्यकारी ना हो और बाध्यकारी होती भी नहीं है। मतदाताओं के सामने एक मजबूत और सुसंगत छवि पेश करने में यह राष्ट्रीय दलों के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो आर्थिक कारण भी हैं जो केंद्रीय या राष्ट्रीय दलों को केंद्रीकरण के प्रति दबाव पैदा करते हैं। इसके साथ ही हम बात कर सकते हैं प्रशासनिक कारण की। भले ही राज्य सरकारों के पास पर्याप्त स्वायत्तता है, लेकिन केंद्र अभी भी राज्यों की वित्त, योजना और विकास जैसे कई क्षेत्रों में प्रमुख भूमिका निभाती है। जैसे राष्ट्रीय दल अपनी अखिल भारतीय उपस्थिति, बड़े वित्तीय संसाधनों के साथ ऐसे मुद्दों की मांगों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है ना, क्योंकि राष्ट्रीय दलों के पास ज्यादा बेहतर वित्तीय संसाधन है, ज्यादा बेहतर जो वर्क फोर्स है, तो इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों और कार्यक्रमों को आकार देने में जो राष्ट्रीय दल हैं उनकी बड़ी भूमिका होती है। इस संदर्भ में ये प्रशासनिक कारण भी हैं कि वो केंद्रीकरण का ही समर्थन करते हैं, है ना। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कि भाई आखिर जो राष्ट्रीय दल हैं वो केंद्रीकरण के समर्थन में क्यों बातें करते हैं, क्योंकि राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, प्रशासनिक कारण है ना, और पूरे राष्ट्र के संदर्भ में उन्हें नीतियां बनानी होती है, इसलिए उन्हें ज्यादा वित्तीय संसाधन भी चाहिए, ज्यादा वर्क फोर्स भी चाहिए, और संविधान ने भी केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी हुई हैं, है ना। अब जो क्षेत्रीय दल हैं वो राज्य की स्वायत्तता की मांग क्यों करते हैं, तो इनका कारण भी है राजनीतिक कारण, क्योंकि इन्हें अक्सर राज्य में एक राज्य की सीमा के भीतर ही राजनीति करनी है, अपने अपने राज्य और क्षेत्र के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन दलों की अक्सर एक मजबूत क्षेत्रीय उपस्थिति है और वो अपने क्षेत्रीय मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए ही काम करेंगे, वैसे ही मांगे रखेंगे। ये जाति, समुदाय, भाषा आधारित मुद्दों पे बातें करते हैं और ऐसे मतदाताओं को आकर्षित करने और उनका समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं, है ना। अलग अलग सोशल इंजीनियरिंग तकनीकों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम बात कर सकते हैं, जैसे तमिलनाडु में डीएमके गवर्नमेंट ने जो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा जो नीट है उसके खिलाफ विधेयक पारित किया, तो ये एक तरीके से राज्य स्वायत्तता को दिखाता है। जैसे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड द्वारा जाति जनगणना की मांग देखने को मिली। तो ये जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं या हम राज्य आधारित मुद्दे हैं, ये क्षेत्रीय दलों के मतदाताओं को बड़े स्तर पे प्रभावित करते हैं। इसलिए क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्तता की मांग करेंगे कि ज्यादा शक्तियां हमें दी जाएं, है ना, हम अपने मुद्दों का स्वयं निर्धारण करें, ना कि केंद्र हमारे मुद्दों में हस्तक्षेप करे। तो राजनीतिक क्षेत्र सामाजिक कारण हो गए। वित्तीय कारण, क्षेत्रीय दलों ने अक्सर अपने राज्यों के लिए विशेष दर्जे की मांग की करते रहते हैं, जिससे उन्हें विकास के लिए अधिक धन मिले, अधिक अवसर मिले। और केंद्र सरकार द्वारा वित्त का जो हस्तांतरण है वो अक्सर शर्तों पर आधारित होता है, केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर आधारित होता है, जो कभी कभी राज्य सरकारों की स्वायत्तता को छीन लेता है। और राज्य सरकारें अक्सर यह आरोप लगाती हैं कि केंद्र सरकार उन्हीं राज्यों को ज्यादा वित्तीय लाभ पहुंचा रहे हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। अतः वित्तीय मामले में भी जो क्षेत्रीय दल हैं वो राज्य स्वायत्तता की मांग करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे बंगाल, तेलंगाना, ओडिशा जैसे कुछ राज्यों ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी कुछ केंद्र प्रायोजित योजनाओं से हाथ खींच लिए, है ना। तो ये दिखाता है कि हमें राज्य स्वायत्तता चाहिए। तो ये आर्थिक कारण भी है। प्रशासनिक कारण, केंद्र सरकार आप देखोगे जिसका नेतृत्व अक्सर राजनीतिक दलों, राष्ट्रीय दलों के द्वारा किया जाता है, पर राज्य के मामले में हस्तक्षेप करने की बेसिकली समवर्ती शक्तियों का दुरुपयोग लगाए जाते हैं कि राज्य हमारे मामलों में केंद्र हमारे मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, अतः राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता मिलनी चाहिए, है ना। सीबीआई, ईडी, आयकर जो एजेंसियां हैं, इस तरीके की एजेंसियों के दुरुपयोग और राज्यपाल के कार्यालय का राजनीतिकरण, इस प्रकार के हस्तक्षेप के कुछ उदाहरण हैं। अतः राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, प्रशासनिक कारण है,
जिनके चलते जो क्षेत्रीय दल हैं वो अधिक स्वायत्ता की मांग करते हैं। और इस तरीके के जो प्रशासनिक कारण हैं, इससे भारत के संघीय ढांचे को कमजोर करने और राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण करने के केंद्र सरकार पे कई बार आरोप लगाए हैं अलग अलग राज्यों ने। क्षेत्रीय दल अक्सर इन मुद्दों को उठाने के लिए राज्यों को अधिक स्वायत्ता देने की मांग करने में सबसे अधिक आगे रहे हैं। तो रीजन समझ में आ गए ना, भूमिका बता दी। केंद्रीकरण के पक्ष में राष्ट्रीय दल क्यों है? राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक कारण। क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्ता के पक्ष में क्यों है? राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक कारण। और फाइनली हम निष्कर्ष की तरफ जाएंगे। इस प्रकार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को अपनी ताकत और प्राथमिकताएं हैं, लेकिन उनका सह अस्तित्व भारत की अर्धसंघीय राजनीतिक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन सुनिश्चित करता है और एक गतिशील राजनीतिक परिदृश्य बनाता है। भारतीय संसद में विविध दृष्टिकोण और हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अतः क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों दलों के द्वारा एक संतुलित दृष्टिकोण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। संघीय व्यवस्था के संरक्षण के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। प्रतिस्पर्धी संघवाद के स्थान पे हम सहकारी और सहयोगी संघवाद की तरफ अग्रसर हों तो ये हमारी संघात्मक व्यवस्था के लिए बेहतर सिद्ध होगा, है ना। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आप फिर से क्वेश्चन पे आए तो अब आपको आसान लगेगा। जबकि भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में है तो क्यों? क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्ता के पक्ष में है तो क्यों? टिप्पणी हमने कर दी, निष्कर्ष ने लिख दिया। तो ये थी आज की क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पिछली क्लासेस यदि नहीं सुनी क्लासेस जरूर सुन। मिलेंगे इसी तरीके की परिचर्चा में। अपना ख्याल रखिएगा। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।